गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? आज से तो लॉकडाउन का चौथा फेज शुरू हो गया। जैसे 3 फेज आप लोगों ने अच्छे तरीके से गुजारा, आई होप कि ये 4th एंड प्रोबेबली द लास्ट फेज ऑफ लॉकडाउन विल ऑल्सो पास थ्रू नाइसली। आज का जो एडिटोरियल है बहुत छोटा सा, उसका टाइटल है पिकिंग। पिक का मतलब होता है चोटी, और अगर वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो शिखर पर जाना, उसी से बना हुआ वर्ड है पिकिंग, मतलब शिखर पर जाना या शीर्ष पर जाना। उसी पर बेस्ड एडिटोरियल है। बट एडिटोरियल शुरू करने के पहले हमेशा की तरह पहले वर्ड्स को रिकैपिचुलेट करते हैं जो पहले के एडिटोरियल्स में डिस्कस किए जा चुके हैं। बट बिफोर दिस आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू वंस अगेन। अभी भी कुछ लोगों से बात हुई, दे आर नॉट अवेयर कि जो भी वर्ड्स मैं डिस्कस करता हूँ उसका लिस्ट डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ होता है, या आज जो भी एडिटोरियल डिस्कस होगा कॉम्प्रहेंशन के लिए उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस भी मेरी अपनी हैंडराइटिंग में डिस्क्रिप्शन में लगे रहते हैं। ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं है। कल जैसे मेरे एक फॉलोअर ने मुझसे पूछा कि वर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वोकेबलरी सर कैसे डेवलप किया जाए या कॉम्प्रहेंशन कैसे किया जाए, तो मैंने एडवाइस किया कि मेरा एडिटोरियल वाला जो डिस्कशन आजकल डेली आ रहा है, अगर आप उसको देखते रहोगे, उसको फॉलो करते रहोगे, तो ये दोनों चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। एंड आई वॉज सरप्राइज टू लर्न दैट ही वॉज नॉट अवेयर कि जो वर्ड्स में डिस्कस करता हूँ उसकी लिस्ट आप लोगों के सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में लगी रहती है। और आज के एडिटोरियल पर बेस्ड 5 क्वेश्चंस भी एक शीट में लगे रहते हैं, तो इसीलिए इसको नोट कर लीजिए। हालांकि मैं आज अपने स्लाइड में इसको दिखा भी दूंगा एडिटोरियल के शुरू में ही। तो अब डिस्कस करते हैं वर्ड्स जो पहले के एडिटोरियल्स में डिस्कस किए जा चुके हैं। फर्स्ट वर्ड एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड मीन्स बढ़ा हुआ। लॉकडाउन यू नो, पूर्णबंदी। एसिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक मीन्स जिसमें बीमारी के लक्षण ना हो, उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक। ट्रांसमिशन मीन्स फैलाव या प्रसार। इन्फेक्शन संक्रमण। सर्विलांस मीन्स निगरानी, जैसे कहा जाता है यू आर अंडर CCTV सर्विलांस, आप कैमरे की नज़र में हैं। और एक और वर्ड है इनएविटेबल। इनएविटेबल मीन्स अटल, अवश्यंभावी, जिसको टाला ना जा सके। जैसे एग्जाम्पल में डेथ इज इनएविटेबल। तो ये थे कुछ वैसे वर्ड्स जो पहले के एडिटोरियल्स में डिस्कस किए जा चुके हैं अपीयरिंग इन टुडेज एडिटोरियल। फर्स्ट वर्ड इज पिकिंग। पिक मीन्स चोटी या शीर्ष, शीर्ष पर पहुंचता हुआ। स्टेडी निरंतर। सरपास मीन्स आगे निकल जाना। डेथ टॉल एक टर्म है, मरने वालों की संख्या। TOLL टॉल, मरने वालों की संख्या। कंसर्न मीन्स चिंता। कॉन्ट्ररी टू के विपरीत। कॉन्ट्ररी टू का मीनिंग होता है के विपरीत। यूटिलाइज मीन्स उपयोग करना। मैनीफोल्ड कई गुना। कैरी आउट इज अगेन ए फ्रेज मीनिंग देयर बाय अंजाम देना। जैसे वन शुड कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ हिज सुपीरियर्स। बॉस जो भी होते हैं उनका ऑर्डर फॉलो करना चाहिए, कैरी आउट करना चाहिए। नेक्स्ट साइमल्टेनियसली मीन्स साथ साथ। 2 चीज़ें जब एक साथ चलती हैं तो दे आर सेड टू बी साइमल्टेनियस। ट्रेस मीन्स पता लगाना। विटनेस घटित होते हुए देखना। विटनेस अगर वर्ब के जैसा यूज किया जाता है तो किसी चीज को घटते हुए देखना। एंड इफ इट इज ए नाउन तो विटनेस मीन्स गवाह। नेक्स्ट टेस्टिमोनी। टेस्टिमोनी मीन्स गवाह, साक्ष्य या प्रमाण। उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं टेस्टिमोनी, और इसी से बनता है टेस्टिमोनियल्स। नेक्स्ट वाइड। वाइड मीन्स विस्तृत या चौड़ा। नेक्स्ट इज बारिंग। बारिंग मीन्स छोड़कर, इसको छोड़कर। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश। इन्वेस्टिगेट मीन्स जांच पड़ताल करना। कम्युनिटी मीन्स समुदाय। सजेस्टिव मीन्स सूचक। आजकल ये न्यूज़पेपर में एक अच्छा वर्ड चल रहा है सजेस्टिव, सूचक। इंडिकेटर की जगह पे हम लोग इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट एक्यूट। एक्यूट मीन्स तीव्र या सीरियस के लिए वर्ड एक्यूट। जैसे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द, वहाँ पे हम लोग बोलते हैं एक्यूट पेन। नेक्स्ट सेंटिनल। सेंटिनल मीन्स पहरेदार। रिसर्जेंस। रिसर्जेंस, रिसर्ज मीन्स होता है फिर से जीवित होना, उसी का नाउन है रिसर्जेंस।
स्पेसिफिक मीन्स खास या विशेष। नेक्स्ट वर्ड कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट मीन्स आत्मसंतुष्ट। जैसे वन शुड नॉट बी कॉम्प्लेसेंट विद हिज अचीवमेंट्स। इफ यू बिकम कॉम्प्लेसेंट योर प्रोग्रेस विल बी हॉल्टेड। कॉम्प्लेसेंट मीन्स आत्मसंतुष्ट। और एक वर्ड जो कि पहले ही आया था लेकिन बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है टैली। टैली मीन्स गणना या काउंट, हम लोग वर्ड यूज करते हैं। Now we discuss the editorial. In 106 days since the first laboratory confirmed novel coronavirus case was reported on January 30, India surpassed China's tally of 84,038. आज से 106 दिन पहले जबकि पहला कोरोना वायरस का केस भारत में रिपोर्ट किया गया था और जिसको कि लेबोरेटरी ने कंफर्म भी किया था, उस समय से लेकर अगर अभी तक देखें तो भारत क्रॉस कर चुका है चाइना में जितने केसेस थे उनकी संख्या को। चाइना में केसेस थे 84,048, बट एज ऑन May 15 इंडिया हैड ओवर 85,500 केसेस। लेकिन अगर 15 मई तक का फिगर हम लेते हैं इंडिया के केस में तो ये फिगर 85,500 पे चला गया। एंड द डेथ टोल स्टूड एट 2,752 और मरने वालों की संख्या 2,752 पे, एज अगेंस्ट 4,633 इन चाइना। हाँ, चाइना में जरूर मृतकों की संख्या भारत के मुकाबले ज़्यादा रही, 4,633। देयर आर ओनली 10 अदर कंट्रीज दैट हैव मोर केसेस दैन इंडिया। अगर देखा जाए तो 10 देश ही ऐसे हैं जहां पे भारत के मुकाबले केसों की संख्या ज़्यादा है। At the same time, the toll in the US alone went past the total number of cases in China. इसी पीरियड में अगर देखा जाए तो अमेरिका में जो मरने वालों की संख्या है वो चाइना के कुल संख्या से ज़्यादा चली गई, while the total case load crossed 1.4 मिलियन। अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो पूरे कोरोना वायरस के केसेस की संख्या 1.4 मिलियन है, मीन्स 14 लाख केसेस पूरी दुनिया में रिकॉर्ड किए गए। On March 18, when China reported 0 fresh cases, India had just 162 cases and 3 deaths. अगर 18 मार्च की बात की जाए जिस दिन चाइना में कोई भी नया केस नहीं आया था, उस दिन भी भारत ने सिर्फ 162 केस रिकॉर्ड किए थे और 3 डेथ भारत में 18 मार्च को हुए थे। Despite the country being under lockdown since almost end March, the number of fresh cases and deaths reported each day has continued to rise steadily. इसके बावजूद कि भारत में मार्च के अंत से जो लॉकडाउन शुरू हुआ है उस समय से अगर देखा जाए तो नए केसों की संख्या और मरने वालों की संख्या प्रतिदिन निरंतर रूप से बढ़ ही रही है। On average, over 3,600 cases have been reported daily since May 8. और इधर अगर मई की बात करें तो 8 मई से एवरेज 3,600 केसेस रोज रिपोर्ट किए जा रहे हैं भारत में। This is of serious concern as contrary to the advice of WHO, India has not fully utilized the precious lockdown period to increase many-fold the number of tests carried out daily while simultaneously tracing, isolating and treating COVID-19 patients. ये जो आंकड़े हैं ये निश्चित रूप से भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है। क्योंकि WHO ने जो दिशा निर्देश दिए थे भारत को, जो सलाह दी थी, भारत उसके विपरीत भारत वैसा काम कर नहीं पाया। जो एडवाइस थी वो ये थी कि लॉकडाउन की जो ये अवधि रहेगी वो बहुत कीमती रहेगी और इस बीच में भारत को अपने जांचों की संख्या कई गुना ज़्यादा बढ़ा लेनी चाहिए थी डेली बेसिस पे। साथ ही साथ नए केसों को ट्रेस करने की जिम्मेदारी भी थी भारत पर। जो नए केस अगर डिटेक्ट होते तो उनको अलग थलग रखने की भी ज़रूरत थी, आइसोलेटिंग की भी ज़रूरत थी और साथ ही साथ कोविड-19 के जो कंफर्म पेशेंट्स थे उनके अच्छे ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत थी। अगर ये चीज़ें एक साथ चलती इस लॉकडाउन पीरियड में तो स्थिति इतनी गंभीर शायद नहीं होती। क्या WHO ने क्या एडवाइस दी थी जिसको भारत पूरा नहीं कर पाया कि लॉकडाउन के इस कीमती वक्त को इस्तेमाल किया जाना चाहिए
नंबर ऑफ टेस्ट डेली बेसिस पे जो हो रहे थे देश में, उसको कई गुना बढ़ाने की ज़रूरत थी। साथ ही साथ नए केसों को ट्रेस करने की ज़रूरत थी, लोकेट करने की ज़रूरत थी। जो केस मिलते उन्हें फिर आइसोलेशन में रखने की ज़रूरत थी, और साथ ही साथ कोविड-19 के पेशेंट्स को प्रॉपरली ट्रीट करने की भी ज़रूरत थी। That even during the lockdown, India has witnessed the shortest time of 13 days for cases to double compared with 14 other countries that have the most cases reported is testimony to the wide spread of the virus. और इस पीरियड में क्या हुआ, लॉकडाउन के पीरियड में जो एक अजीबोगरीब चीज़ भारत में देखने को मिली कि 13 दिन में केसों की संख्या दुगनी हो गई। जबकि अगर हम दूसरे अन्य 14 देशों की बात करें जहां पे सबसे ज़्यादा केस रिपोर्ट किए गए, वहां ऐसा देखने को नहीं मिला। अगर भारत की तुलना उन 14 देशों से की जाए तो वहां पर ये रेट कम था, और इससे ये पता चलता है कि भारत में जो वायरस का जो फैलाव हुआ वो कितना ज़्यादा था। A reason for this could be the cases in other countries, barring Russia and Brazil, have already peaked or are about to. इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि रूस और ब्राज़ील को छोड़कर उन देशों में जो केसेस थे वो ऑलरेडी पीक पर पहुंच चुके होंगे या होने को होंगे। Unfortunately, even as the number of cases has crossed 94,700, India is yet to begin investigating community transmission despite the strongly suggestive findings of sentinel surveillance among those hospitalized for severe acute respiratory infections. दुर्भाग्यवश अभी भी, जबकि कुल केसों की संख्या 94,700 पे पहुंच गई है, भारत अभी भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन मतलब समुदाय में जो फैलाव हो जाता है उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसकी जांच पड़ताल करना भारत ने अभी तक शुरू नहीं किया है, जबकि इसके बहुत ही मजबूत संकेत मिल रहे हैं। जो प्रहरी के रूप में जो निगरानी की गई उनके द्वारा जो लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं कि for severe acute respiratory infections means वैसे रोगी जिनमें बहुत गंभीर श्वास वाला संक्रमण है और जिनको हॉस्पिटलाइज किया गया है, उनके माध्यम से, और जिन पे बहुत गहरी निगरानी रखी गई है, उनके माध्यम से ये संकेत मिल रहे हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन का डर भी भारत में है। लेकिन भारत ने अभी इसके तरफ ध्यान देना शुरू नहीं किया है, जो कि एक चिंता का विषय है। Given the high rate of asymptomatic transmission, high viral resurgence is inevitable when the lockdown is lifted. Asymptomatic का मीनिंग बताया गया है, वैसे पेशेंट जिनमें ये लक्षण नहीं दिखते हैं उनको कहा जाता है एसिम्प्टोमेटिक। और इस तरह का जो ट्रांसमिशन है इसका रेट बहुत ज़्यादा है भारत में, और इससे ये पता चलता है कि लॉकडाउन जब हटेगा, लॉकडाउन जब उठाया जाएगा तो ये केसेस फिर से जीवित हो जाएंगे और संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी। इसीलिए इसके प्रति भी सावधान रहने की ज़रूरत है। With over 11,200 cases, Tamil Nadu has the second highest number of cases next to Maharashtra, over 33,000. इंडिया में अगर स्टेट वाइज बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए और उनकी संख्या 33,000 से ज़्यादा है। तमिलनाडु दूसरे नंबर पर आता है जहां पे 11,200 केसेस रिकॉर्ड किए गए। बट विद ओवर 4,000 टेस्ट पर मिलियन, तमिलनाडु इज टेस्टिंग नियरली 2 times मोर देन महाराष्ट्र। लेकिन जहां तक टेस्टिंग की बात है कि तमिलनाडु पर मिलियन पॉपुलेशन पे 4,000 टेस्ट कर रहा है, जो महाराष्ट्र से दुगना है। It is not the state that report more cases that is cause for concern, but those that have reported fewer. अगर किसी राज्य से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, अगर ज़्यादा केसेस आ रहे हैं तो वो एक चिंता का बात है। लेकिन उससे भी ज़्यादा चिंता की बात है उन राज्यों से जहां से केसों की संख्या कम रिपोर्ट की जा रही है। Active case finding and testing of most people with a travel history early during the lockdown could be one reason why Karnataka has reported fewer cases.
जो केस एक्टिव थे, कर्नाटका ने क्या किया, एक्टिव केसेस को लोकेट कर लिया। साथ ही साथ ट्रैवल हिस्ट्री वाले जो केस थे, जो लोग कहीं बाहर गए हुए थे और वहाँ से लौट कर स्टेट में आए थे, उनमें से अधिकांश लोगों को टेस्ट कर लिया गया लॉकडाउन के शुरू में ही, और ये एक महत्वपूर्ण कारण रहा कि कर्नाटका में कम केसेस देखने को मिले। Similarly, surveillance and case finding of those with a travel history early on have been good in Andhra Pradesh and could be a reason why it has reported fewer than 2,400 cases so far. उसी तरह से अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे लोगों पे निगरानी रखी गई, साथ ही साथ जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, जो लोग कहीं बाहर से आए थे, उनके केसेस को ढूंढ निकाला गया। और यही एक वजह थी, यही एक ऐसा प्रयास था, अच्छा प्रयास आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा था, जिसके वजह से वहाँ से अभी तक 2400 से कम केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल हैव रिपोर्टेड हाई केस पॉजिटिविटी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल में ज़्यादा पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट किए गए। This could either be due to good surveillance, which is unlikely, or wider spread of the virus in the community, at least in specific regions. इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो अच्छी निगरानी रखी गई हो जिसकी संभावना थोड़ी कम है, या वायरस का जो प्रसार हुआ हो वो काफ़ी विस्तृत हुआ हो कम्युनिटी में, खासकर कुछ खास क्षेत्रों में। अगर महाराष्ट्र, गुजरात, एक बार फिर रिपीट करता हूँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल की बात की जाए, जहाँ पर केसों की संख्या ज़्यादा थी, तो उसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि वहाँ पे बहुत अच्छा काम किया गया, बहुत अच्छी निगरानी कोरोना पे रखी गई, या दूसरा ये हो सकता है कि इस वायरस का जो प्रसार है वो कम्युनिटी में हुआ, वहाँ पे मतलब ज़्यादा लोगों में ये फैला, और ख़ासकर कुछ खास क्षेत्रों में। तो जो दो पॉसिबिलिटीज़ है, उसमें पहले पॉसिबिलिटी की उम्मीद कम है, यानी कि इन राज्यों में वायरस का जो फैलाव था, जो प्रसार था, वो कहीं ज़्यादा हुआ। If the latter be the case, India can expect huge numbers to be reported in the coming weeks. और अगर ये बात सही है, बाद वाला जो ऑप्शन है कि तेज़ी से फैला है वायरस, तब हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत में आने वाले सप्ताहों में और भी बड़ी संख्या रिपोर्ट की जाएगी। नो स्टेट इंक्लूडिंग केरला कैन दस बी कॉम्प्लेसेंट। और अगर ऐसी स्थिति रहती है तो कोई भी स्टेट, चाहे वो केरला ही क्यों ना हो, जिसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, वो भी आत्मसंतुष्ट नहीं रह सकता। ये था एडिटोरियल, जो करंट सिनेरियो है, जो प्रेजेंट सिनेरियो है अभी कोरोना का भारत में, उस पर बेस्ड, और थोड़ा चिंता जताने वाला एडिटोरियल था, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और पीक पे जा रहे हैं, और इसीलिए इसके जिस्ट में भी कहा गया, डिस्पाइट द एक्सटेंडेड लॉकडाउन द स्टीडी राइज इन केसेस इज ए कॉज फॉर वरी। बढ़े हुए लॉकडाउन के बावजूद केसों की संख्या में जो निरंतर राइज हुआ है, जो निरंतर बढ़ोतरी हुई है, वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। तो ये दिस वॉज ए ब्यूटिफुल एडिटोरियल टाइटल्ड पिकिंग। Now it's time to discuss the comprehension from the editorial dated 16th, that is Saturday. Question 1 is, what do you mean by flat-footed? Flat-footed is a term which means a difficult or unexpected situation that makes you unable to move. वैसे सिचुएशन के लिए हम लोग फ्लैट फुटेड यूज़ करते हैं जब आदमी उसमें फंस जाता है और फिर मूव करना या निकलना मुश्किल लगने लगता है। सो द आंसर टू क्वेश्चन 1 इज दिस। देन क्वेश्चन 2, व्हाट थ्रेट इज लूमिंग लार्ज बाय द मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स ग्रुप बाय रोड? कौन सा खतरा मंडरा रहा है? यहाँ पे एक अच्छा फ्रेज यूज़ किया गया है, लूम लार्ज मीन्स मंडराना। किस चीज़ से खतरा? जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, प्रवासी जो मजदूर हैं, उन लोगों का ग्रुप में एक साथ रोड के द्वारा चला आना या मूव करना, उससे कौन सा खतरा
मंडरा रहा है पूरे देश पे? उसका आंसर यहाँ पे है, फॉर थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स मूविंग इन ग्रुप्स बाय रोड अक्रॉस स्टेट्स देयर इज बोथ द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन। संक्रमण का भी खतरा है और साथ ही साथ इसके फैलने का भी खतरा है। तो जो ग्रुप में वर्कर्स चल रहे हैं उससे ये जो खतरा है ये पूरे देश के सामने है। नाउ वी कम टू क्वेश्चन 3, why center has the difficult task of creating a consensus with the states on the quarantine modalities? क्वारंटाइन के क्या तौर तरीके होने चाहिए, इस मामले में सर्वसम्मति बनाने में केंद्र को मुश्किल हो रही है राज्य सरकारों के साथ। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि कुछ ही लोग ऐसे हैं, ऊपर जो मार्क किया गया है उसके ऊपर में पढ़कर हम देखते हैं, कुछ लोग ही ऐसे हैं जो ट्रेन या हवाई जहाज़ के द्वारा आ रहे हैं। ज़्यादातर लोग रोड से या इधर उधर किसी भी तरह से अपना अरेंजमेंट कर लौटने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। ये एक समस्या है। दूसरी समस्या ये भी है कि राज्यों में क्वारंटाइन का जो सिस्टम है वो एक जैसा नहीं है। कुछ राज्य ने कुछ दूसरे तरह का इंतज़ाम किया है, किसी दूसरे राज्य ने किसी दूसरे तरह का इंतजाम किया है। तो यूनिफॉर्मिटी इज लैकिंग। सो दिस वाज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी कम टू क्वेश्चन 4, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड पैसेंजर्स प्रोटेस्ट इन बेंगलुरु? बेंगलुरु में जो पैसेंजर्स का ट्रेन से जो पैसेंजर्स आए उन लोगों ने काफ़ी बवाल मचाया, विरोध किया। उसके पीछे क्या कारण था? द रीज़न इज गिवन हियर that they have received no advance notice of institutional quarantine. उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। जब स्टेशन पे पहुंचे तब उन्हें इसके बारे में पता चला। Although they were given an option to stay in hotels for 14 days incurring considerable expenditure. हालांकि उन लोगों को एक ऑप्शन दिया गया था कि अगर आप चाहें तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर में अगर नहीं रुकना चाहते हैं तो 14 दिनों के लिए आप होटल में रुक सकते हैं। वहाँ भी हम लोगों ने अरेंजमेंट किया है, बट उसका अच्छा खासा जो खर्च उसमें आएगा वो आपको बियर करना पड़ेगा। यही मुद्दा था जिसको लेकर उन लोगों ने विरोध किया और स्टेशन पे प्रोटेस्ट किया, बवाल किया। सो दिस वाज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। What was Kerala's proposal to center with regard to quarantine for the passengers arriving by air? ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, एडिटोरियल में लिखा हुआ है कि केरल ने एक प्रपोजल रखा था सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको रिजेक्ट किया। लेकिन प्रपोजल क्या था? दिस वी मस्ट नो। केरल का प्रपोजल था कि जो लोग बाय एयर स्टेट में इन कर रहे हैं उनके लिए जो क्वारंटाइन की फैसिलिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि 7 दिनों तक उन्हें पब्लिक फैसिलिटी दी जानी चाहिए। मीन्स सरकार ने जो अरेंजमेंट किया है 7 दिन उनको वहाँ रहना चाहिए और फिर 7 दिन उन्हें अपने घर पे रहना चाहिए। बट सेंटर ने इस प्रपोजल को इनकार किया, इस प्रस्ताव को इनकार किया और 14 दिनों के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन को इंसिस्ट किया और कि केरल को यही मानना पड़ेगा जो और भी राज्य मान रहे हैं कि 14 दिनों का जो क्वारंटाइन होना चाहिए वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अरेंज किया हुआ क्वारंटाइन होना चाहिए। सो दिस वाज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5। With this we come to the end of today's session. अगले सेशन में हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ, कुछ और नई जानकारियों के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर,